हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल। आपका स्वागत करता हूं आविष्कार एकेडमी में। तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग का जो 1 महीने का स्टडी है वो रुक गया होगा। 1 महीने की स्टडी जो हमने मतलब पोस्टपोन की है इस लॉकडाउन की वजह से, कोई भी चाहता नहीं था, बट अब है सिचुएशन ऐसी कि करना पड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि हम ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इस 1 महीने की जो स्टडी पीछे हुई है उसको हम कवर कर ले और थोड़ा आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमें मतलब 1 महीना तक तो ठीक था, पर अभी और एक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि हमें उसमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आविष्कार एकेडमी ने इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन टीचिंग में आज हम अपने शुरू करने वाले हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में फंक्शन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि कैलकुलस आपका 12th का सबसे बड़ा पोर्शन रहता है कि जिसमें ज्यादा से क्वेश्चंस कैलकुलस से ही आते हैं। तो कैलकुलस में क्या बातें होती है? कैलकुलस में फंक्शंस के ग्राफ, फंक्शंस के मतलब कैसे वेरी करता है, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। तो बेसिक जो होगा फंक्शन का, जो बेसिक होगा वो बेसिक आपका कहाँ से आने वाला है? सिंपल सी बात है, फंक्शन से आने वाला है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं सबसे बेसिक चैप्टर जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा बेस बना सकता है, वो है फंक्शन। तो पहले हम उसके बारे में डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन के बाद उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकल अगर मुझे दिया है कोई फंक्शन तो वो फंक्शन है कि नहीं है वो सब चेक करेंगे। उसके बाद हम डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़े बहुत 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना सारा देखने वाले हैं, तो कहीं भी ना बच जाइए, पर यहाँ पर ही हमें आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फंक्शन चैप्टर। फंक्शन चैप्टर में क्या होगा आपने थोड़ा बहुत बेसिक अगर मैं बताऊं कि फंक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले क्या बताऊं, फंक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि फंक्शन चैप्टर मैं शुरू तो कर रहा हूं, पर इससे पहले मुझे कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद से पहले से पता हो तो मैं इस फंक्शन चैप्टर में और अच्छा कर सकता हूं। तो पहला टॉपिक तो आएगा, आपको भी पता है, सेट एंड रिलेशन। क्या आएगा? सेट एंड रिलेशन। सेट एंड रिलेशन अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान होगा कि आप क्या कर पाओ, फंक्शन चैप्टर को कर पाओ। अगर नहीं पता है तो मैं तो ऐसा ही रिकमेंड करूंगा कि सेट एंड रिलेशन आप थोड़ा रिकॉल कर लो और उसी के बाद ये फंक्शन चैप्टर के ऊपर आओ, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे फंडे पता होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे फंडे पता होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। क्या पता होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें, के साइन कर्व कैसा आएगा, कॉस कर्व कैसा आएगा, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर पढ़ने ही वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर ये पता है तो आप फंक्शन में और अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 11th के और 10th के आपके ये टॉपिक्स हो गए हैं, तो आपको ये चीजें वहां पर ही पता हो तो अच्छी रहती है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एंड लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। वो भी आपका एक चैप्टर हुआ करता था 11th में। तो लीनियर इनइक्वालिटी एकदम इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, कि जब भी डोमेन रेंज आपको फाइंड करने को आएगी तो कुछ ना कुछ लीनियर इनइक्वालिटी आपके सामने आने वाली है। तो उस टाइम पे आपको मतलब उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या है वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 चीजें हैं जो अगर आपको पता है तो आप फंक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हैं, हम आगे जाके सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करता हूं मैं सेट से। आपको ही पता है सेट किसको बोलते हैं हम? कलेक्शन ऑफ डेटा। किसको बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि सर, तो कोई एग्जांपल अगर ले तो हम लेस देन 5 नंबर, नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? A1 2 3 4। सबको पता है ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। सेट के बाद आपको एक और चीज सुनी होगी आपने, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसी चीज होती है कि A के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, B के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, तो A के हर एक एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट से क्या बनना चाहिए? कुछ ना कुछ पेयर बननी चाहिए। A के हर एक एलिमेंट की किसके साथ? B के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बननी चाहिए? पेयर बननी चाहिए। सर समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 1 2 3 मैंने A से ले लिया, B से मैंने क्या ले लिया? रेड एंड ब्लू, मतलब R एंड B ले लिया।
क्या ले लिया, आर एंड बी। आप इसको किस तरीके से मैपिंग की तरीके से भी दिखा सकते हो, आपको पता होगा सेट को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, मैपिंग की तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ मैंने बी ले लिया, तो इसमें मैंने 1 2 3 डिनोट कर दिया और यहाँ पर रेड एंड ब्लू डिनोट कर दिया। तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, हमें ये 1 का रिलेशन आर के साथ, रिलेशन बोलो पेयर बोल सकते हो, ठीक है। अब 1 के से बी के साथ, वैसे ही 2 का किसके साथ हो सकता है, आर के साथ हो सकता है, 2 का बी के साथ हो सकता है, 3 का किसके साथ हो सकता है, आर के साथ हो सकता है, 3 का बी के साथ हो सकता है। मतलब के 1 2 3 जो तीनों एलिमेंट्स हैं एक में, उसके बी के हर एक एलिमेंट से हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। मतलब ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर, ऑल पॉसिबल पेयर्स जो हम लेते हैं उसको अगर मैं क्या कर लूं, कलेक्ट कर लूं, क्या कर लूं, कलेक्ट कर लूं, तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, तो लिखा इस तरीके से जाएगा। अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा, तो ए क्रॉस बी मेरा होगा 1 रेड, फिर 1 ब्लू, फिर 2 रेड, 2 ब्लू, 3 रेड, 3 ब्लू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सब क्या हो गई है, पेयर्स हो गई, क्या हो गई, पेयर हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर माने आपको पता होगा, पेयर मतलब 2 चीजों से बनने वाली चीज है, 2 चीजों से बनने वाली चीज है, उसको क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। ऑर्डर्ड क्यों बोला है, ऑर्डर इसलिए बोला है कि अगर मैंने यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है, क्या लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा है, तो पहला एलिमेंट मेरा कहां से आएगा, बिलोंग्स टू ए। दूसरा एलिमेंट मेरा कहां से होगा, बिलोंग्स टू बी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो मैं लिख रहा हूं वो कहां से होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए आपका ए में से। दूसरा जो एलिमेंट लिख रहा हूं आर और बी जो भी है वो कहां होना चाहिए, जहां पर क्रॉस बी जा रहा है वहां पर, तो बी पे जा रहा है तो बी से एलिमेंट होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, ए से, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी से। इसका मतलब अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता तो क्या होता, R1 होता, R2 होता, R3 होता, B1 होता, B2 होता और B3 होता। कहने का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं रियल लाइफ में, अलजेब्रा में, तब वो सेम होते हैं, बट यहाँ पर वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ध्यान देना इस चीज पे कभी गलती ना हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, गलती ना हो जाए। बहुत ही आसानी सी चीज है, बहुत गड़बड़ मत करना, कुछ भी लंबा चौड़ा बात नहीं है, एकदम आसान चीज है। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, मैं बात करूंगा रिलेशन की। किसकी बात करूंगा, रिलेशन की। भाई रिलेशन में क्या होता है, कोई बता सकता है रिलेशन में क्या होता है। ठीक है, रिलेशन में क्या होगा, देखो आपने सबसेट तो पढ़ के रखा होगा, ऑफकोर्स पढ़ा होगा, सेट पढ़ा है हमने, तो सबसेट पढ़ा ही होगा। सबसेट को किसको बोलते हैं हम, किसी भी सेट में से, किसी भी सेट में से मैं मेरी पसंदगी के कुछ एलिमेंट्स में ले लेता हूं, मेरे पसंदगी के कुछ एलिमेंट्स में ले लेता हूं और उसको अलग से किसी सेट में लिख देता हूं। तो ये जो अलग से जो छोटा सा सेट लिखा है उनमें से सिलेक्ट करके उस सेट को वो वाले सेट से क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ए सेट है, मेरे पास क्या है, चलो सेट एग्जाम्पल यहां से ले लेंगे। ए क्रॉस बी है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्या है, 1R 1B 2R 2B 3R 3B है। इसमें से मैं बोलता हूँ रेड वाले चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेड वाले ही चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, किसी को भी मैं लिखना चाहूँ, रिलेशन कैसे लिखते हैं, ARB लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ARB, ओनली रेड, ओनली रेड। तो ओनली रेड में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा रिलेशन, क्या लिख दूं मैं, 1R 2R एंड 3R। तो ये क्या हो गया, सभी एलिमेंट्स नहीं है, पर कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेशन बोलूंगा। मतलब रिलेशन हमेशा क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। आपने ऑर्डर पेयर जो देखी है वो 2-3 और जगह पे भी देखी होगी। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम दिखाते हैं, अगर 2D फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको भी हम कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आर्गन प्लेन में हम इमेजिनरी और रियल एलिमेंट्स भी देते थे, जहां पर रियल को आगे लिखते थे और इमेजिनरी को पीछे लिखते थे। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर ही बोलेंगे। यहाँ पर मेरा रिलेशन क्या हो गया, 1R 2R 3R, तो ये क्या है, सबसेट है। क्या मुझे कोई बता सकता है नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, पहले सेट कौन है, किसका सबसेट ले रहे हैं हम, ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं ना, तो 2n ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर देखते हैं,
इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 6 आए। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो कोई बंदा बोले मैं इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, m क्रॉस n, इसका मतलब mn मिलेगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ v, a के अंदर जितने एलिमेंट्स है इंटू नंबर ऑफ v, तो ये क्या हो गया 2m n, ये आपका क्या आया, रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आए। ठीक है, अब रिलेशन ही हमें फंक्शन पे ले जाने का काम करता है, रिलेशन ही फंक्शन पे ले जाने का काम करता है। कैसे भाई, रिलेशन को मैं क्या कर देता हूँ, कुछ अच्छी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, कुछ क्या कर देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ। बातें कैसे बताएंगे, तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या बताना चाहता है। मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर कि वो क्या है, तो भाई फंक्शन इज अ रूल, वी कैन से मैनर, कॉरस्पॉन्डेंस, और आप कह सकते हो कि मैपिंग फ्रॉम सेट ए, कहां से कहां का फंक्शन ले रहे हो, सेट ए टू सेट बी, सच दैट, मतलब कंडीशन क्या है इस केस पे, कंडीशन क्या है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी। अब बात करें इमेज क्या हो गई, इमेज क्या हो गई, तो जो हम ऑर्डर पे लिख रहे हैं ना, हम क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर पे लिख रहे हैं, उसमें जो पहला टर्म था मेरा, कहाँ गई, ऑर्डर पे हम लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल यहाँ पर ए बी के तौर पे लिख दिया, ये ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर में जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। और इसके लिए क्या एक पेयर बनी हुई है बी के साथ, तो बी को क्या बोल देंगे, इमेज बोल देंगे। तो बताना क्या चाहते हैं कि जो भी मेरे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर मैं यही एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं, तो मेरे पास क्या था, ए 1 2 3 था, बी क्या था, आर बी था, तो ए के हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब 1 2 3 के लिए, हर एक के लिए एक एक, मैं बताऊं हर एक के लिए क्या होना चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए। और क्या बोल दिया है, हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब ये नहीं है कि तीनों की एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, यूनिक इमेज मतलब है कि ए के लिए एक यूनिक इमेज है, बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, यही है। जैसे कि मैं बोलूं 1 के लिए आर है, तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 के लिए आर ही है, बी कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। एक बार अपने कोई इमेज उसको डिफाइन दे दी तो वो वही फिक्स, यूनिक इमेज उसी को बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि 1 के साथ आर है तो 1 के साथ बी नहीं होगा, अगर 1 के साथ क्या है, बी है, तो 1 के साथ आर नहीं होगा, कोई भी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्या कहते हैं, और अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन वैसे समझ में आई गई है कि हर एक एलिमेंट के पास एक एक पेयर होनी जरूरी है, हर एक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पेयर ना हो। और दूसरी बात, एक पेयर के पास जो भी पेयर है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, और वो भी सेट बी में होनी ही चाहिए। सेट बी के बाहर की कोई इमेज होगी तो वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो हम आसानी से इस चीज को समझ रहे हैं, फिर भी हम मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैपिंग से मैं दावा दे रहा हूं, आप मैपिंग को देखने के बाद आप फंक्शन कभी नहीं भूलोगे, आप फंक्शन के कोई भी फंडामेंटल्स को नहीं भूलोगे अगर आपने ये बात चीज सीख ली तो, कि फंक्शन होता क्या है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, फंक्शन को शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं और आगे जाके फिर कंफ्यूज ही होते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी कोई चीजें हो। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, मैपिंग का पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, मैपिंग का पार्ट लेंगे। तो मैं मैप ड्रॉ करता हूं, हमारे पास क्या था एलिमेंट्स यहाँ पर, ओके मैं ऐसा लेता हूं, ए का मैप करता हूं, फिर बी का मैप लेता हूं, फिर से ए का लेता हूं। कुछ हम क्या लेंगे, अलग अलग रिलेशंस लेंगे। कौन से रिलेशंस आपको मुझे बताना है, कौन से रिलेशन फंक्शन है, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ। आपको पता होगा ये मैपिंग ऐसे की जाती है। और मैं उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ले लिया 1 2 3, यहाँ पर ले लिया आर बी, क्या ले लेते हैं, एच के ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 2 3 आर बी वाई, 1 2 3 आर बी वाई, 1 2 3 आर बी वाई। कुछ रिलेशन दिखा देते हैं, रिलेशन दिखा देते हैं कुछ। क्या रिलेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, सभी को इंडिविजुअली रिलेशन दिखा देता हूँ।
फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेड को 2 बार ले रहा हूँ और बी को छोड़ भी रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक में से ही बी ले लिया, फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ठीक है। तो ऐसी चीजें हमारे पास मौजूद है। ये तो दोनों सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे इस केस में ये भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो आपके पास इतने सारी अलग अलग वेराइटीज हो गई है। अब इसमें से मुझे बताना है कि भाई फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन नहीं है। ठीक है, फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन नहीं है, आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, जो हमने अभी लिखी वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा हमने, कहाँ लिखा, ए से बी होना चाहिए। देखो भाई ए से बी है, सब ए से बी है, ओके ए से बी है, ए से बी है, सब ए से बी है, क्या है, सब ए से बी है। तो ये तो बात सही होगी, ए से बी तो है। रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि एक एक पेयर मैंने कुछ पेयर सब में से सिलेक्ट कर ली है। और दूसरी बात, मेरी इमेजेस सभी बी में से हैं, कोई बाहर की इमेजेस नहीं है, तो रिलेशन भी है। अब बात है ईच एंड एवरी एलिमेंट ओके चलो ना, कोई बात नहीं, कोई एक मैं और कर सकता हूँ ट्रू, जहां पर मैं क्या कर दूं, एक एलिमेंट छोड़ देता हूँ, जिससे कि क्या है कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए हम। 1 का रिलेशन आर के साथ है, ये यहाँ पर है 2 का इधर से, ठीक है, ये भी एक पेयर है, ऐसा समझ लो। तो बताओ मुझे यहाँ पर कौन से फंक्शन होंगे, कौन से नहीं होंगे। पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। ईच एंड एवरी एलिमेंट, पहले तो देख लोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज है क्या। अगर हर एक एलिमेंट के लिए इमेज नहीं है तो वो डेफिनेटली फंक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पर देखता हूँ 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 1 2 3 तीनों के लिए है। यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पर एक मिसिंग है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब इसके लिए इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें इमेज किसी एक एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। ये है ऐसा मैंने नहीं बोला, ये है ऐसा मैंने नहीं बोला, ये इतना बोला कि ये एक कंडीशन फुलफिल कर चुका है। इसने एक कंडीशन फुलफिल कर ली है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, इमेज तो है। तो यहाँ पर इमेज हमें मिल रही है चारों केसों में। अब देखते हैं कि जो हमने और कंडीशन एक बोली थी यूनिक इमेज वाली, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो बोलो यूनिक इमेज मतलब 1 के लिए आर है, यूनिक है। इसको है ना और एक तरीके से हम याद कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत फनी सा एग्जांपल है और थोड़ा याद रहने में बहुत ही आसान हो जाती है। कैसे, अगर मैं बोल दूं ये वाला जो मेरा है वो फादर का नहीं, ये मेरा है जो सन का है, क्या है, सन का सेट है, मतलब कि ये 1 2 3 कौन है, बच्चे हैं, बेटे हैं, और उसके साथ बी क्या आ रहा है, फादर आ रहे हैं, उसके पिताजी हैं, क्या है, उसके पिताजी हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 के पिताजी आर है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर ये केस फुलफिल ना हो ना, आप बता देना, क्योंकि वहीं पे फंक्शन नहीं होने वाला। देखो कैसे, 1 से आर एक रिलेशन है, 1 का पिताजी आर हो सकते हैं, 2 के पिताजी बी हो सकते हैं, और 3 के पिताजी वाई हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, तो इसको फंक्शन बोल सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे बोल सकते हैं, आगे देखते हैं। 1 के पिताजी आर है और 2 के पिताजी आर है, हाँ दो हो सकते हैं पिताजी, 2 पिताजी हो सकते हैं, एक ही बेटे, 2 बेटे के एक पिताजी हो सकते हैं ना, ओके हो सकते हैं। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ है। इस केस में तो क्या हो रहा था, 3 के तो पिताजी ही नहीं थे, तो वैसे तो पॉसिबल होगा नहीं ना रियल लाइफ में किसी के पिताजी ना हो, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। इस केस में देखो 1 के 2 पिताजी आर और बी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो 1 के पिताजी आर, 2 के पिताजी आर हो सकता है, 3 के पिताजी बी और 3 के पिताजी वाई, ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई पूछ रहा है सर यहाँ पर बी के, तो भाई बी के पास तो कोई बेटा ही नहीं है, कोई बात नहीं, बेटी तो हो सकती है ना, हाँ तो कोई बेटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इमेज में से कोई छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। हर एक बेटे को एक पिताजी देना जरूरी है भाई, पिताजी के पास बेटा नहीं होगा, बेटी ले लेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फादर के पास बेटा ना हो चल सकता है, बट बेटे के पास फादर होना जरूरी है। तो ये चीज हम इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और भी है जो आप याद रख सकते हो, अगर इसको आप नहीं बता सकते तो सन और शेडो होता है, सन और शेडो। एक बात बताओ, आप कड़ी धूप में खड़े हो अपने दोस्त के साथ, क्या ऐसा पॉसिबल है दोनों का ध्यान देना, दोनों का शेडो एक ही हो? क्या ऐसा पॉसिबल है, आप धूप में खड़े हो, सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है और जो शेडो बन रहा है ना वो दोनों का शेडो एक ही हो सकता है ऐसा? अगर नहीं सोच पाए तो मैं बताता हूँ, हो सकता है। कब हो सकता है, जब आप एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाओ, हो सकता है कि दोनों का शेडो क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, तो दोनों का एक ही सिंगल शेडो होगा। जहां पर ये दिख रहा है मुझे, देखो 1 का शेडो आर, 2 का शेडो बी आर, दोनों का शेडो सेम है, हाँ तो ये पॉसिबल है, तो ये हाँ ये फंक्शन है। बट कभी ऐसा देखा है आप धूप में खड़े हो, अकेले खड़े हो, अपना दोस्त नहीं है, पर आपके 2 शेडो पड़ रहे हो,
धूप में खड़े हो, कोई लाइट बाइट ऑन नहीं की है, धूप में खड़े हो, आपने क्या किया, धूप में खड़े हो या आपने शैडो देखा, तो एक ही शैडो मिलेगा ना, कभी दो शैडो हो सकता है, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये वाला जो केस है ना, इसके एक आर शैडो और बी शैडो मिल रहे थे, ये भी फंक्शन नहीं होगा। मुझे लग रहा है अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें देखना क्या है, देखना यही है कि एक ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए उसका शैडो गिरेगा ही गिरेगा, इसके पिताजी होंगे ही होंगे, बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि यूनिक होंगे भाई, कि भाई उसके लिए एक ही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, एक ही के दो पिताजी हो सकते हैं, एक ही के दो शैडो में से एक ही शैडो हो सकता है, दो लोगों का एक ही शैडो हो सकता है, दो लोगों के एक ही पिताजी हो सकते हैं, मतलब कि ये वाला पोर्शन चलेगा पर ये वाला पोर्शन कभी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? हर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये दोनों में ही कंफ्यूज होता है, कौन सा लिया था कौन सा भूल गए भाई, यही कभी भूल जाता है। इसलिए हम क्या याद रखेंगे, सन एंड फादर, सन एंड शैडो, सन एंड फादर, सन एंड शैडो। आप कभी भूल जाओ, ये मैपिंग ड्रॉ करके तुरंत याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुरंत याद कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन डन हो गया। अब ये जो पोर्शन हमने पढ़ा वो क्या था, मैपिंग से दिखाया था। इससे आगे हमने क्या पढ़ा था, इससे आगे हमने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक है। पहली नोट करने लायक चीज है, इसमें जो कंडीशन है वो ले लेता हूं पहले तो। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, ईच एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। फंक्शन is always relation, फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन। सीधी सी बात है ना, क्योंकि रिलेशन ही, अरे यार रिलेशन किसको बोलते हैं, जो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अब फंक्शन किसको बोलते हैं, जो रिलेशन में ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। जो रिलेशन है तभी तो वो फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन बट कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन ऑलवेज रिलेशन, मतलब फंक्शन हमेशा रिलेशन है, बट जरूरी नहीं कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो। ये भी एक रिलेशन था, ये भी एक रिलेशन था, ये भी एक रिलेशन था, बट वो फंक्शन नहीं थे। जबकि हर एक फंक्शन के, ये दोनों फंक्शन है, रिलेशन भी है, तो फंक्शन हमेशा रिलेशन होंगे, पर रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई कि फंक्शन ऑलवेज रिलेशन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ये चीज थी जो जानने लायक थी, जो हमें नोट करनी थी। उसके बाद आएगा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बात कर रहा हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और एक नोट बीच में रह गई है। जबकि मैं बात करूं, अगर मेरे पास फंक्शन में एक दो पेयर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो ए के दो इमेजेस एफ में फंक्शन में, मतलब एफ फंक्शन में बिलोंग करते हो? नहीं, हम नहीं पढ़ा ना अभी कि ए के क्या हो सकती है, यूनिक इमेज हो सकती है। मतलब बी और सी को क्या होना पड़ेगा, बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा, बी और सी को इक्वल। एक ही पॉसिबल पे ये बन सकता है जब आप बी और सी सेम लेते हो। ए बी आपको ए सी, बी और सी क्या है सर, ये बी और सी तो होते हैं ना, नाम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, दोनों के दिखाने का तरीका चेंज कर देते हैं। दोनों चीजें सेम होती है, वन ही है। वन कोई एक बंदा बोलेगा सर वन नहीं है, ये तो √1, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग दिखा सकते हैं बट होती सेम ही है। तो बी और सी को मैं क्या बोल दूंगा, वो सेम ही होंगे। कब, जब अगर ए बी और ए सी बिलोंग करते हैं किसी एक सिंगल फंक्शन में, ठीक है। तो कब पॉसिबल है ऐसा, जब बी और सी इक्वल टू हो तभी पॉसिबल है। तो ये तीसरी नोट थी जो हम मिस कर गए थे, तो इसको भी नोट कर लेना ध्यान रख के। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ दे देते हैं, मेरे को कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया है कि भाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है, फलाना है, ढिनका है, कुछ भी ऐसे दिया नहीं है, बट ये बोल दिया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। क्या हम इसका और एग्जांपल ले सकते हैं फंक्शन का, आगे देखते हैं। पर इससे पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं। मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स को आपको पता है ना, आपको क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं हम, वाई लिखते हैं। फंक्शन को x² ले लिया, y इक्वल टू x² ले लिया, और दूसरा एक ले लेते हो x² इक्वल x इक्वल टू y² ले लो। एक क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू y²। मुझे तो जल्दी से कोई ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दे। आपने तो ड्राफ्ट ये ड्रॉ किया ही होगा, कहां पर ड्रॉ किया होगा, 11th में पैराबोला में किया होगा। ओके, पैराबोला में। फिर भी हमें ये ग्राफ बहुत आसानी से पता होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ है, कोई इसमें लंबा जुगाड़ नहीं करना है। मुझे इतना पता होना चाहिए कि किस टाइप पे प्लस आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। पहले y इक्वल टू x² है, इसका मतलब y हमेशा मेरा क्या होगा, किसी भी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, 0 आता है या तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख के x इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो मैं पता है ओरिजिन में से पास होगा। दूसरी बात, ये x² है तो कैसा कब आने वाला है,
पैराबोला का वो आने वाला है, किस तरफ होगा, वाई हमेशा पॉजिटिव, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा ही कब आएगा, ठीक है, वैसा ही केस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। क्या आएगा मुझे बता दो आप जरा। इसमें क्या हो रहा है, एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स को पॉजिटिव साइड पे ले लेता हूँ। कब तो कौन सा आने वाला है, पैराबोला ही आने वाला है। तो ये दो ग्राफ मेरे पास अवेलेबल है। अब इस केस में हमें चेक करना है कि फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। आप देखो, सिंपल सी चीज है, मुझे एक चीज बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती थी कि एक्स के एलिमेंट के लिए इमेज कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो मैं एक्स कांस्टेंट लेना चाहता हूँ। कांस्टेंट कहाँ मिलता है, एक्स कौन सी ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जहां पे कांस्टेंट मिलेगा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ये वर्टिकल लाइन एक्स 0 पे ड्रॉ की। यहाँ भी क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, कहाँ पर, एक्स 0 पे। जैसे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ पर टच कर रहा है, किसके साथ, जो मुझे फंक्शन दिया है उसके साथ, एक जगह पे टच कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है, y2 और y1 पे। यहाँ पर y0 ले सकता हूँ मैं। इसका मतलब y1 और y2 पे टच कर रहा है, इसका मतलब एक ही x की वैल्यू के लिए मुझे 2 इमेजेस मिल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही x की वैल्यू के लिए y की एक ही इमेज मिल रही है। इसका मतलब एक इमेज मिल रही है, मतलब एक पिताजी मिल रहे हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, 2 पिताजी हो रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। और इसे पता क्या चला, अगर मैं ग्राफ में क्या करता हूं, मैं ग्राफ में सिंपल सी चीज है, मैं ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, मतलब कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो अगर ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको फंक्शन कहेंगे। तो हम उसको क्या लिख देते हैं, सब थोड़ा वर्ड्स में लिख देते हैं। इफ I draw or trace vertical line or parallel to y-axis, and if it intersect function at more than 1 point, then it is not a function। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्राफिकल, ग्राफ से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखने जाए तो हम बात क्या कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन में क्या होता है कि कोई एक इनपुट होता है x, एक एलिमेंट होता है सेट a में, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फंक्शन आता है। मतलब कि फंक्शन, जैसे कि मेरे पास एलिमेंट x आया, दौड़ के फटक से हमने क्या कर दिया, उसमें एक फंक्शन लगा दिया। फंक्शन क्या हो सकता है, x² हो सकता है, ln x हो सकता है। फंक्शन कोई भी टेढ़ा मेढ़ा x² माइनस a² प्लस b² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमें फंक्शंस दिए गए होंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, साइन x भी हो सकता है, और cos² x माइनस ln x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, फंक्शंस हैं। उसके ऊपर मतलब पार्ले जी बिस्किट आया ना, रॉ मटेरियल क्या होगा, आटा होगा। आटे के पास गेहूं होंगे, गेहूं के उसको कुछ ट्रीटमेंट किया, कुकीज बनाई, और उसके बाद रिजल्ट में क्या मिल रहा है, पार्ले जी मिल रहा है। वैसे यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। अब बात यह है कि एक्स के लिए एक ही रिजल्ट फिक्स है। एक्स के लिए क्या है, एक ही रिजल्ट फिक्स है, एक्स से दूसरा रिजल्ट नहीं निकल सकता। बट ऐसी चीजें हैं, हर एक एक्स को यूज करके एक इमेज बनानी जरूरी है। तो एक्स पे अगर मैं क्या करता हूँ, कोई फंक्शन क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो उसके लिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये मेरा पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, डेफिनेशन, ये सब चीजें हमारी फंक्शन की इस तरह यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं अच्छे मतलब चाहता हूँ कि आप और भी हम चीजें यहाँ पर पढ़ना चाहते थे, पर टाइम की कमी से वजह से हम और चीजें अभी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा होमवर्क देना चाहूंगा कि आप घर से चेक करके आओगे कौन से फंक्शन हैं, कौन से नहीं है, ये आपको जरा से चेक करके आना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं है, क्या है, फंक्शन है कि नहीं है। चलो देखते हैं कैसे चेक करेंगे आप। 1 2 3 4 ले लिया, बी मेरा एक्स वाई जेड आ गया। तो पहला फंक्शन f1 है, टू जेड एंड 3y, ये फंक्शन हो गया। f2 हो गया 1x 2y 3z 4y। f3 हो गया
1x 1y 2z 4y, ये मेरा तीसरा फंक्शन हो गया। फिर मैं कुछ फंक्शंस दे रहा हूँ जहां पर मैं a और b डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ। तो वो एक फंक्शन है मेरा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर f ऑफ x इक्वल टू, ये मेरा फोर्थ ले लो, ये मेरा 5 ले लो, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा एक्स क्यूब माइनस 3, फिर f6x में ले लेता हूँ e रेस टू x, क्या ले लेता हूँ e रेस टू x। तो आपको ये सब जो 6 भी मुझे फंक्शंस दिए गए हैं, आपको होमवर्क में इतना करना है कि इसमें से फंक्शन कौन है कौन फंक्शन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जो 3 क्वेश्चन है उसको डेफिनेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। जो दूसरे 3 दिए हैं उसको हम ग्राफिकल से भी देख सकते हैं और फंक्शन से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये था मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन और मैपिंग सिस्टम से। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को होमवर्क को हम एक बार चेक करेंगे क्या हो रहा है, इसमें से कौन से फंक्शंस हैं कौन से नहीं हैं, और उसके साथ साथ हम चेक करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फंक्शन की क्या होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आशा रखता हूँ कि आप ये चीज़ों आपको पता चली गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ पे आप अटक रहे हो और आपको और अच्छे से समझना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिख दो 7485